नमस्कार दोस्तों, आईआर के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस दिनों में सुनने में आ रहा है कि G7 कंट्रीज़ के अंदर जो यूके में होने वाली है अगली मीटिंग, उसके अंदर जापान पुश बैक अगेंस्ट यूके प्लान टू इनवाइट इंडिया। तो चलिए जानते हैं क्यों आखिर जापान हमारा इतना फ्रेंडली कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया को पुश बैक कर रहा है। इससे हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस के अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, क्या कुछ रहेगा मुद्दा। आइए शुरू करते हैं। मुद्दा ये है कि इस बार की जो G7 मीटिंग्स हो रही है वो बोरिस जॉनसन की हेडशिप के अंदर यूके में हो रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने पावर का यूज़ करते हुए तीन एशियन कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, साउथ कोरिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जापान क्यों हमारा इतना फ्रेंडली कंट्री होने के बावजूद भी इसको अपोज कर रहा है या इसके अगेंस्ट है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई है क्या G7, क्या है, ग्रुप ऑफ सेवन्स क्या है, और ये आखिर ये है क्या, उसके बाद में हम देखते हैं। तो देखिए बेसिकली जी सेवन एक कंट्रीज़ है, मेजर 7 कंट्रीज जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिनको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेवन्स। इसमें एशिया की रिप्रेजेंट करने वाला एक एक देश है जापान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप 7 के अंदर कौन सी कंट्री, इस कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। फ्रेंड वैसे तो ये ग्रुप ऑफ 7 है, G7 कहा जाता है, बट यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका एज अ परमानेंट मेंबर की तरह ही है। मतलब वो इसकी होस्टिंग नहीं लेता है, इसको नहीं करता है, हेडशिप या होस्टिंग नहीं करता है, बट हर G7 कंट्री में कि हर जब भी इसका एनुअल मीटिंग होती है उसके अंदर यूरोपियन यूनियन रहता ही रहता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस समय हमें G7 बनानी पड़ी, वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत पड़ी और इसका फॉर्मेशन हुआ। तो हम क्या देखते हैं फ्रेंड कि इन 1973 के अंदर एक ऑयल क्राइसिस आया था। ये ऑयल क्राइसिस बेसिकली आया था एक युद्ध के लिए, जिसे हम यॉनकीपुर वॉर भी कहा जाता है। इसके नाम पे मत जाइए, यॉनकीपुर बेसिकली, ये मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ तो ये युद्ध हुआ था इजराइल कंट्री जो कि गल्फ़ के अंदर है, और गल्फ़ की अरब कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली इजिप्ट और लीबिया के बीच में। तो इस ऑयल क्राइसिस में इस यह ऑयल क्राइसिस आने का मेजर कारण यही था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया इसराइल को, और गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी थी, अरब कंट्रीज़, वो सब अकेली पड़ गई। तो इन सब ने एक पैक्ट साइन किया, एक ग्रुप बनाया और कहा कि हम वर्ल्ड में ऑयल नहीं देंगे। तो इसका क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में ऑयल के दाम एकदम से बढ़ गए। मतलब कम से कम आप ऐसे समझ लो, अभी जैसे उस टाइम एक बैरल के $3 थे, तो 3 से सीधा 4 गुना हो गए उस समय सीधा। तो अब जैसे अब $100 है तो सीधा $400 हो जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो उसी जैसे हुआ था कि $3 की पर बैरल रेट थी और उस एकदम से बढ़ गई। तो फिर उसी समय यूरोपियन कंट्री और सब मेजर इकोनॉमी जो भी कंट्रीज थी, उन्होंने सोचा कि यार ये तो गलत है, ऐसे तो ये कभी भी इन फ्यूचर भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ग्रुप ऑफ 7 क्रिएट किया, जिसके बाद में यह डिसीजन हुआ कि हम एक ऐसा कुछ करें जिससे कि इनकी मोनोपोली ना चल सके और ऑयल प्राइसेस और दूसरी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। देखते हैं फ्रेंड्स कि मुद्दा क्या है, आखिर क्यों जापान इतना रूठा हुआ है और क्यों कह रहा है कि इंग्लैंड को कि इन एशियन कंट्रीज़ को ना बुलाई जाए। तो इस बार जो G7 की होस्टिंग कर रहा है वो यूके कर रहा है, और यूके के बोरिस जॉनसन, उनके बहुत ही अच्छे संबंध है अभी इंडिया के साथ और अदर जो भी एशियन कंट्रीज़ के साथ है। तो बेसिकली जो यूके गवर्नमेंट है वो चाइना को काउंटर करने के लिए इसके अंदर साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ऐड करवाना चाह रहे हैं, और इनका ये सोच भी रहे कि आगे जाके जो G7 है उसको G10 किया जाए, इसका एक्सपेंशन किया जाए, बड़ा किया जाए। इसी के रिलेवेंटली पिछले साल आपको पता हो तो जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उस समय उसने कहा था कि हम एक D10 का आइडिया भी दिया था कि डेमोक्रेसी 10, जो D10 है कंट्री, बेसिक 10 कंट्रीज है डेमोक्रेसी की, उनको बना के एक इकोनॉमिक फ्रंट पे, 5G फ्रंट पे चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया जाए। जापान हैज़ राइज कॉन्कर्ड ब्रिटिश प्रपोजल इनवाइट। मतलब बेसिकली क्या है कि जापान को इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इंडिया क्यों आ रहा है इसके लिए। उसको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है साउथ कोरिया से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रेंड्स, साउथ कोरिया एक कॉलोनी था जापान की। तो जापान को ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है शायद कि जो मेरी कॉलोनी है जहाँ, और वही मेरे बराबर आके बैठे, या फिर आप ये समझ सकते हो कि अगर दो भाई है
दो, और छोटा भाई बड़े भाई की जगह आके बैठ जाए तो थोड़ा यूँ ऑकवर्ड सा लग रहा है उसे कि भाई मेरी जगह कैसे क्या हो रहा है। तो जापान एज ए उस तरह रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, ये इस एशियन रीजन से मैं ही एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं ही रहना चाहता हूँ, और वो नहीं सहन कर पा रहा है कि मेरी जगह दो तीन कंट्रीज और है, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम लगेगा। फ्रेंड, यहाँ जापान को ये भी खतरा है कि उसकी जो प्रिविलेज है, जो यहाँ पे उसकी अहमियत रखता है इन G7 के अंदर, वो अकेला एशियन कंट्रीज़ होने के लिए। तो जापान को कहीं ये डर भी है कि अगर इन तीनों कंट्रीज़ की एंट्री होगी तो उसको जो वो अहमियत मिल रही है अभी, जो इस यहाँ पे जो स्टैंड एशिया के इस G7 के अंदर भी जापान का है, तो वो कहीं कम ना हो जाए। उसे अपनी अनसिक्योर्डनेस फील हो रही है, इस हिसाब से भी जापान को लगता है कि उससे वो अपोज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों, कब तक ये होगा। इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि भी वो इस बात से भी चिंतित हो सकता है कि जिस जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम G7 को G10 करना चाहते हैं, इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया को जोड़ना चाहते हैं। रेलिवेंटली इसके अंदर रीइनवाइट वो रशिया को भी करवाना चाहते थे कि भी रशिया को भी जब G8, जब उसने क्रीमिया पे अटैक करके रशिया ने एनेक्सेशन कर लिया था, तो उस वक्त जो G8 था उससे वापस से रशिया को निकाल के G7 कर दिया गया था। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा था कि हम वापस से रशिया को भी ले लेते हैं, इन तीन कंट्रीज़ को भी ले लेते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। और तो इस हिसाब से भी अपनी वर्चस्व के लिए हम कह सकते हैं कि जापान को थोड़ा लग रहा है कि नहीं, यहाँ इन तीनों कंट्रीज़ के आने के बाद मुझे थोड़ा अनसिक्योरनेस फील होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। होप आपको पसंद आया होगा। देखते हैं आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियोस भी डालेंगे। आपको जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा था, क्या था। थैंक यू फ्रेंड्स।